नमस्कार साथियों, आज की इस कहानी को दिल थाम करके सुनिएगा। हो सकता है कि कहानी को सुनते समय आपके आंसू निकल पड़े। मैं अपनी बात करूं तो कहानी को लिखते हुए मेरे खुद के भी आंसू निकल पड़े, मैं नहीं रोक पाया। और साथियों, कल्पना कीजिए कि यदि आपकी या हमारी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो जाए जैसा कि इस कल्पना नाम की लड़की के साथ हुआ, तो फिर हम पर क्या बीतेगी। और दोस्तों, अब समय आ चुका है इन दहेज के लालची भेड़ियों को सबक सिखाने का, क्योंकि अब समय बदल चुका है। आज का युग नया युग है। तो चलिए साथियों, इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है लाडली बेटी कल्पना। सेठ मदन लाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहती थी। सेठ मदन लाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी, जिसका नाम कल्पना था। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं रही। माँ बाप का प्यार भी उसे बराबर और भरपूर मात्रा में मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। किंतु कहते हैं ना कि जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, उस घर में माँ बाप को चिंता होने लगती है। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को कल्पना की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्तेदारों व परिवारों के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश करने पर 2.5 साल के बाद एक योग्य वर ब्रिजपाल की तलाश हुई। ब्रिजपाल चौधरी सत्येंद्र का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी सत्येंद्र धन से भी चौधरी है। सेठ मदन लाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री कल्पना के लिए ब्रिजपाल से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सत्येंद्र ने कल्पना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दे दिया। चौधरी जानता था कि सेठ की कोई और संतान नहीं है और कल्पना उसकी इकलौती संतान है तथा सेठ की आयु 50 वर्ष से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आ गया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह हो गया। सेठ मदन लाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन उठा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से कहीं ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कल्पना और ब्रिजपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। कल्पना भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी कल्पना के स्वभाव से प्रसन्न थे। कल्पना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते थे कि इस जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ मदन लाल के घर एक पुत्र का जन्म होता है, अर्थात कल्पना को एक भाई मिल जाता है जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी ही, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह बात खुशी को दोगुना करने वाली थी। सेठ मदन लाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति ही छिन गई हो। उन्होंने शादी ही इस लालच में की थी कि वह मदन लाल की सारी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह काम मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु यही खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब कल्पना को दुख देने लगे, उसे प्रताड़ित करने लगे, उसे मारने पीटने लगे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते और दिन भर उसे भूखा रखते, किंतु कल्पना के आदर्श इतने ऊंचे थे कि उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ कल्पना से मिलने और अपने बेटे की छठी और नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी बेटी के ससुराल पहुंचे। अब चौधरी सत्येंद्र और कल्पना के पति ब्रजलाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह कल्पना से उसे कैसे मिलवाएंगे।
यदि मिलवा दिया तो सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कल्पना को समझा दिया कि किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर कल्पना को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी कि पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल के घर से अर्थी। इन्हीं आदर्शों से वह बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले ही बेटी बोलती है कि पिताजी, यह मेरी खुशियों के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसकी कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए पिताजी। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरीदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी सत्येंद्र और ब्रिजपाल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहां जाना स्वीकार नहीं किया और कल्पना को डरा धमका कर वहां भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए थे कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि कल्पना का ही प्रयोग करना चाहा। ब्रिजपाल कल्पना की पिटाई करते हुए कहता है कि या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या फिर अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। अब कल्पना ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर कल्पना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। कल्पना ने 3 पत्र लिखे, अर्थात कल्पना ने 3 चिट्ठियां लिखी। पहला पत्र अपनी माँ के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनकी गोद में खेलती। ऐसे भावों को प्रकट करके माफी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी उसने खूब की। कभी अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र दुष्ट पति ब्रिजपाल के नाम लिखती है, जिसे वह पति के रूप में भगवान की मूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए दिन रात उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने उसे नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध सातों जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को रोते रोते दुखती आत्मा से पत्र में लिख देती है। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिए और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यह पढ़ी लिखी होनहार कल्पना के जीवन का एक दुखद अंत था। चौधरी सत्येंद्र के घर बहू की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ मदन लाल को भी अपनी बेटी के न रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी सत्येंद्र और ब्रिजपाल के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबलों ने कल्पना के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो ब्रिजपाल और सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान उस बेचारी कल्पना को दिए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ में आ रहा था। चौधरी सत्येंद्र और ब्रिजपाल के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि जब मैं उससे मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इसकी हत्या की है। बस फिर क्या था। ब्रिजपाल और चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। छानबीन के दौरान तकिए के नीचे रखे तीनों पत्रों को पुलिस ने बरामद कर लिया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिसमें ब्रिजपाल और चौधरी सत्येंद्र के द्वारा कल्पना को दी गई सभी यातनाओं का उजागर हुआ। गांव मोहल्ले वाले सभी कल्पना के स्वभाव से परिचित थे।
और ब्रिजपाल तथा सत्येंद्र के स्वभाव से भी गांव वालों ने भी ब्रिजपाल और सत्येंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानूनन ब्रिजपाल और सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट कचहरी हुई जिसमें ब्रिजपाल को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कल्पना के ससुर सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अब साथियों, इस घटना से सीख क्या मिलती है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस वीडियो का। कहानी को यहीं पर मत छोड़िएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण सीख मिलती है उसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। इस घटना से यह सीख मिलती है कि लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपनी बहू का अनादर किया और उसकी खूब पिटाई की। किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल कल्पना ही नहीं आई, बल्कि कल्पना के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी हो गए। ऐसी घटनाओं से एक बेटी का तो सब कुछ उजड़ ही जाता है, वहीं 2 परिवार भी बिखर जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक कल्पना इस घटना का शिकार हुई है, कल न जाने कितनी ही कल्पना फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रही अत्याचारों के प्रति आवाज उठानी चाहिए। अगर कल्पना के आस पड़ोस के लोगों ने भी आवाज उठाई होती तो आज कल्पना उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभी भेड़ियों को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर में लक्ष्मी होती है, न कि वह किसी धन कुबेर को उठाकर लाते हैं जो उसके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी ही और बेटियों का घर उजड़ेगा और वह अगली बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा समझदारी घर में आने वाली नई बहू को दिखानी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा उस बहू के सास ससुर और घर के बुजुर्गों को दिखानी चाहिए। यदि सास ससुर घर में आने वाली दूसरे की बेटी को अपनी बहू न मानकर अपनी बेटी मान लें तो वह बहू भी उनको अपना सास ससुर नहीं बल्कि अपने माता पिता ही मानेगी। जब दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आती है तो उसे हमारे घर के संस्कारों के बारे में, माहौल के बारे में, हमारे घर के चाल चलन के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे में उस बहू को अपने घर के माहौल में ढालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे घर के बुजुर्गों की ही बनती है। सारा ठीकरा एक ही व्यक्ति पर नहीं फोड़ना चाहिए। यह जिम्मेदारी साथियों सबकी होती है, तभी वह घर स्वर्ग बनता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह घर स्वर्ग नहीं बल्कि उससे बड़ा दुनिया में कोई नर्क नहीं रह जाता। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।